आप सभी लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले जो पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे धात्विकी, जिसमें गुरुजी आपने बताया था कि धात्विकी किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था कि किसी भी खनिज से, ठीक है, किसी भी खनिज के उसके अयस्क से, कोई भी खनिज है फिर उसमें उसका अयस्क पाया जाएगा खनिज में, और उसके अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना ही धात्विकी कहलाता था। तो इसके लिए मैंने 3 प्रोसीजर बताए थे कि 3 स्टेप्स ऐसे होते हैं जिनके जिस तीनों स्टेप को फॉलो करके या उन तीनों स्टेप को रूल को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धातु का शुद्ध रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज बताया था। तो जिनमें 3 स्टेप मैंने बताया था कि गुरु जी कहोगे पहला स्टेप था धातु का समृद्धिकरण, धातु का समृद्धिकरण, धातु का समृद्धिकरण। दूसरा कहोगे गुरुजी धातु का निष्कर्षण था। दूसरा क्या था? निष्कर्षण था। दूसरा निष्कर्षण था और नंबर 3 परिष्करण था। ये 3 ऐसी विधियां थी। परिष्करण, ठीक है बच्चा लोग। तो जिसमें 3 विधियां बताया था कि यदि तीनों स्टेप को हम फॉलो करके किसी भी धातु के शुद्ध रूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसमें मैंने फर्स्ट स्टेप पे बताया था कि धातु का समृद्धिकरण बता दिया था कि धातु के समृद्धिकरण में क्या होता है। मैंने बताया था, क्या बताया था, ध्यान से सुनना। जब कोई धातु हम जमीन के अंदर से प्राप्त करेंगे, कोई भी खनिज, ठीक है, खनिज, जो खनिज उसे कहते हैं, ठीक है, जो जमीन के अंदर से नेचुरली प्राप्त हो, जो प्रकृति में खुद उपस्थित हो जमीन के अंदर, उसे खनिज कहते हैं। और जिस खनिज में धातुएं पाई जाएं उन्हें अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो जो जमीन के अंदर से खनिज पाया गया, ठीक है, उसी खनिज में से क्या करना कि गैंग, जो उसके साथ मैंने कहा कि अयस्क था, और अयस्क के साथ बहुत ऐसी धूल, मिट्टी, रेत, बालू, बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जो इनके साथ चिपकी रहती हैं। तो इन्हीं धूल, मिट्टी और रेत जो बालू होते हैं, जो अयस्क के साथ चिपके हुए रहते हैं, जो अयस्क में मिले हुए होते हैं, इन्हीं धूल मिट्टी को अलग करना ही क्या कहलाता था? धातु का समृद्धिकरण कहलाता था। यानी मोटी मोटी बातें मैं कहा था कि जो गैंग, जो हमारी रेत, बालू, मिट्टी, ये सारी चीजें हुई थी, इन्हीं को मैंने गैंग का नाम दिया था। ये गैंग को मार करने वाली गैंग, गुट नहीं। गैंग मतलब जो धातुएं हैं के अंदर जो हमारी अधातु, जो हमारी रेत, बालू, अधातु ऐसे छिपी हुई है, अधातु तो नहीं कह सकते, जो रेत, बालू, अशुद्धियां छिपी हुई हैं, उनको अलग करना ही हमारा क्या कहलाता था? समृद्धिकरण। ये चीज हमने पढ़ लिया था। और समृद्धिकरण में मैंने बताया था कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं समृद्धिकरण करने के लिए जिन्हें छान करके अलग किया जा सकता है, धो करके अलग किया जा सकता है, चुंबकीय विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, रसायनों के द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप हम पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे निष्कर्षण। आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है निष्कर्षण। अब कहोगे गुरुजी निष्कर्षण क्या होता है? कोई भी अयस्क है, देखो अब कोई भी खनिज था, ठीक है, उसके अंदर कोई भी अयस्क मिला था, अयस्क के अंदर बहुत सारी धूल मिट्टी थी, उस धूल मिट्टी को हमने फर्स्ट स्टेप में क्लियर कर दिया। गुरुजी जितनी भी जो अयस्क मिला था उसके साथ जो धूल मिट्टियां मिली हुई थी उनको मैंने खत्म कर दिया फर्स्ट स्टेप में। अब बचा आपके पास सिर्फ अयस्क बचा, ठीक। अयस्क क्या होता है? अयस्क वही है कि जिससे धातुएं प्राप्त की जाए, वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त किया जाए उन्हीं को अयस्क कहते हैं। अब अयस्क से धातु को प्राप्त करना, क्या चीज? अयस्क से धातु, अयस्क से धातु। अब हम यहाँ पे कोई भी अयस्क रहेगा उसके धातु को प्राप्त करेंगे। अब देखो अयस्क से धातु प्राप्त करेंगे तो बहुत सारी ऐसे धातुएं होती हैं, बहुत सारी धातुएं होती हैं जिनको एक ही विधि से हम उनको निष्कर्षित नहीं कर सकते, यानी उसके अयस्क से धातु को नहीं निकाल सकते, एक विधि द्वारा नहीं होती। ऐसे बहुत सारी धातुएं होती हैं जिनको हम एक ही ढर्रे में नहीं तौल सकते, एक ही तरह से नहीं निकाल सकते। तो मैंने एक सक्रियता श्रेणी बताई थी। क्या बताया था कि जो हमने, देखो ध्यान से सुनना, कि काका, नाना, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक की जगह क्या लाए? ठीक है, मैंने क्या बताया था? लोहा और सीसा लाए, लोहा और सीसा लाए। और हम, तो हाइड्रोजन एक गैस है, इसको छोड़ दो। और हम मरकरी और हम कापर, मरकरी पार Hg, मरकरी
सिल्वर Ag, गोल्ड का Au। और हमने क्या बताया था कि काका नाना, ठीक है, मम्मी ने बोला था कि मार्केट से काका नाना को कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक लाना है। मैंने पहले पिछली वाली जो वीडियोस थी, एक पहले थी जिसमें सक्रियता श्रेणी पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि सक्रियता श्रेणी सबको याद होनी चाहिए। तो ये जो देखो ये चीज होती है हमारी सक्रियता श्रेणी है। तो इसमें देखो क्या है, देखो जो ऊपर की धातुएं हैं ये अधिक क्रियाशील है, जो बीच की धातुएं ये कम क्रियाशील है, जो ये वाली धातुएं हैं ये कम क्रियाशील है, ये मध्यम क्रियाशील है, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील है, सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, तो जो देखो ये जो तीन तरह की धातुएं हैं गुरुजी, एक तो आपने कहा गुरुजी जो ये चार धातुएं शुरू वाली हैं ये अधिक क्रियाशील है। क्या है, देखो मैंने बताया था जो जितना ऊपर है उतनी ज्यादा क्रियाशील है, और नीचे की तरफ जाएंगे, देखो जब ये टेबल में नीचे की तरफ जाएंगे इस सीरीज में तो इनकी सक्रियता घटती जाती है, तो यानी ये अधिक क्रियाशील है। क्या बच्चा लोग, अधिक क्रियाशील है। हम निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना कि किसी भी धातु के जो ऑक्साइड है उससे धातु निकालने के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ये चीज पहले बता रहा हूँ, ये ब्रह्मास्त्र समझ लो सिखा रहा हूँ। अब जो थी ये मध्यम क्रियाशील धातुएं थी, क्या है, मध्यम क्रियाशील, ये मध्यम क्रियाशील है। और जो सबसे नीचे वाली जो चार धातुएं हैं ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील। ये तीन तरह की हमने धातुएं जो थी हमारी टेबल में थी, हमने तीन तरह से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती है ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं, तो इनको विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त करेंगे वो भी मैं सिखाऊंगा। तो यानी अभी सिर्फ समझा रहा हूं कि जो टेबल में जो तीन तरह के जो हमने पूरी जो मटेरियल थे, जो धातुएं थी, इनको तीन स्टेप में जो बांटा था, तो इनको कैसे प्राप्त करेंगे सिर्फ ये बता रहा हूं, खाली नाम बता रहा हूं कि ये जो धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं बच्चा, ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती है। ऐसे नोट करना, स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। ये स्वतंत्र रूप में अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पाई जाती हैं, इनको विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनको विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब जानते ही हो कि इसमें बिजली प्रवाह करके जहां विद्युत का नाम आ जाए, विद्युत अपघट्य द्वारा प्राप्त किया जाता है, अपघट्य द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसे लिख लेना, द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये तो थी बच्चा हमारे जो अधिक क्रियाशील धातुएं थी, इनका लक्षण था। अब कहोगे गुरुजी जो मध्यम क्रियाशील धातुएं उनको कैसे प्राप्त करेंगे, तो जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं सिर्फ इनकी मैं बात कर रहा हूं। जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं ये जो होती हैं, देखो ये तो स्वतंत्र रूप में पाई नहीं जाती हैं, लेकिन ये जो धातुएं होती हैं ये स्वतंत्र रूप में तो देखो नहीं, लेकिन ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं, सल्फाइड। ऐसे लिखना, ये धातुएं ऐसे लिखना, कम क्रियाशील धातुओं के, देखो ये कम क्रियाशील धातुओं के लिए था, अब इसके लिए ये लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना, ये सल्फाइड, ये सल्फाइड, कार्बोनेट, कार्बोनेट तथा ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। ये स्वतंत्र रूप में तो नहीं पाई जाती, लेकिन इस फॉर्म में पाई जाती हैं, तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है, के रूप में पाई जाती है, पाई जाती है, पाई जाती है। अब इनको कहोगे गुरुजी ये तो इस फॉर्म में पाई जाती है, तो आपने बताया था कि अभी के खाली अब आपने बता दिया कि किस फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन हम इनको कैसे प्राप्त करते हैं, इसको तो विद्युत अपघट्य के द्वारा। तो इनके जो होता है अपचयन के द्वारा पाए जाते हैं। किसके द्वारा, अपचयन। अब बताओ बच्चा अपचयन क्या था, गुरुजी जिसमें ऑक्सीजन को त्यागना जाता है, अगर ऑक्सीजन को त्यागे तो अपचयन, अगर ऑक्सीजन को ग्रहण करे तो उपाचयन था। ये मैंने पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा चुका हूँ। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। किसी के पास अगर ऑक्सीजन आ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर किसी चीज से ऑक्सीजन निकल रहा है तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये अपचयन विधि द्वारा, जिसे हम रिडक्शन के द्वारा, रिडक्शन द्वारा अपचयन द्वारा प्राप्त करते हैं, अपचयन द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी इसमें जो ऑक्साइड के रूप में पहले लाएंगे फिर उसमें से ऑक्सीजन त्याग देंगे तो ये धातुएं प्राप्त हो जाएंगी, अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है।
द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये थी बच्चा हमारी कौन थी, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं थी हमारी। तो सिर्फ अभी तक इनकी डिस्कशन हुई। अब गुरुजी कहोगे कम क्रियाशील धातुएं कैसे पाई जाती है? ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, अपने अयस्क के स्वतंत्र रूप से इनको पाया जा सकता है। इनको सिर्फ खाली ये क्या वायु में गर्म करके, लेकिन अभी इनके अयस्क से इनको इनके जो अयस्क है स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, और इनको किसको, ठीक है, अब देखो इनको स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं ये वाली जो धातुएं होती हैं। अब कहोगे गुरुजी जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं तो इनको कैसे प्राप्त करेंगे? इनको ऑक्सीजन के सिर्फ गर्म टेम्परेचर पे, वायु की उपस्थिति में अगर गर्म कर दिया जाएगा तो ये धातुएं मिल जाएंगी। तो अब हम पढ़ेंगे, अभी तक तो हमने पढ़ा कि गुरुजी कौन कौन सी धातुएं थी, किस धातु का निष्कर्षण हम कैसे करेंगे। निष्कर्षण का मतलब दिमाग में आता ही चाहिए कि जो अयस्क जमीन के अंदर से मिला था उससे हम धातु प्राप्त करने जा रहे हैं। यही एक ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है इन तीनों में। ठीक है, बाकी समृद्धिकरण में तो सब जानते हैं कि गुरुजी सिर्फ किसी भी द्वारा खाली जो गैंग है उसमें छिपी हुई है रेत बालू मिट्टियां उनको निकाल देना ही समृद्धिकरण हो गया हमारा। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, रटना नहीं, ऐसे सोचो। अब बात आती है, अब गुरुजी अब जब मिट्टी निकल गई तब हम उसको धातु प्राप्त करेंगे। तो हमारी बात आ गई गुरुजी निष्कर्षण में। तो निष्कर्षण सभी का एक तरह से नहीं किया जा सकता, तीन तरह से किया जाता है। जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका अलग तरह से किया जाता है, जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका अलग तरह से निष्कर्षण किया जाता है, और जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका अलग तरह से निष्कर्षण किया जाता है। तब हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे कि जब कम क्रियाशील धातु उनका निष्कर्षण कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, एक बार नोट कर लेना। ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तब हमने क्या किया, अयस्क से धातु। अब कहोगे गुरुजी कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे? कम क्रियाशील धातुओं का। हेडिंग डालना कि जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है बच्चा, जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं उनको कैसे निष्कर्षण करेंगे? ठीक, समझते हैं। देखो कोई भी धातु है, जैसे मान लिया मैंने किया था जिंक। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया धातु ले लिया, जिंक ले लिया। जिंक छोड़ो, ये तो मध्यम क्रियाशील में आ जाएगा। हमने पारा ले लिया। पारा देखो मैंने बताया था ना लास्ट में, देखो कौन कौन सी धातुएं थी, कॉपर, मरकरी, Hg, Ag, Au, यही जो चार धातुएं थी जो कम क्रियाशील में धातुएं थी, जो सबसे कम क्रियाशील धातु थे जो नीचे लिखा था, इन्हीं का हमें निष्कर्षण करना है। तो देखो बच्चा कोई भी मैंने धातु का है तो मैंने कहा कि जब कोई धातु रहेगी, ठीक है, तो उसको हमने उसके अयस्क से हम निष्कर्षण करते हैं। तो जैसे मैंने कोई धातु ले लिया, कहोगे गुरुजी उसके अयस्क से कैसे निष्कर्षित करेंगे? तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि किस धातु का कौन सा अयस्क होता है। अयस्क का मतलब ये होता है कि वो धरती के अंदर किस रूप में पाई जाती है, वो किस फॉर्म में पाई जाती है। तो जैसे मान लो कि जो पारा का अयस्क होता है, ये पारा का सूत्र है, मरकरी पारा Hg इसका सूत्र है। इसका जो अयस्क होता है बच्चा वो Hgs होता है। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा अयस्क किस रूप में पाया जाता है। इसका जो अयस्क होता है, मैंने क्या कहा था कि किसी धातु को कैसे निकालेंगे? अयस्क से। तो हमने धातु को पारा निकालना है तो सबसे पहले इसके अयस्क को जानेंगे। तो ये धातु है, ये धातु का क्या क्या है बच्चा? अयस्क है, ये अयस्क है। अब इस अयस्क से हमें ये निकालना है, हमें स्वतंत्र रूप में ये पाया जाता है पृथ्वी के अंदर, इससे निकालना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको निकालने के लिए कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको निकालने के लिए देखो ध्यान से सुनना, अयस्क कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं, सुनना ध्यान से सुनना। जैसे मैंने पारा धातु है, अब कहा कि इसके अयस्क से धातु निकालेंगे तो पहले गुरुजी इसके अयस्क का सूत्र होना चाहिए। तो इसके अयस्क का सूत्र होता है Hgs, जिसे हम सीने बार कहते हैं या सीना बार कहते हैं।
ये चीज याद होनी चाहिए। सिनेबार या सिनाबार दोनों नाम लिखा आता है कहीं कहीं, सिनेबार या सिनाबार आता है गुरुजी। तो एक चीज ध्यान से देखो, बक्से के अंदर मैं नोट कर रहा हूं, इसको तो इम्पोर्टेंट लगाना ही, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि पारा का अयस्क है। 3-4 ऐसे सिनेबार नाम लिख के दे देगा, सबके अयस्कों का नाम लिख के देगा, कहेगा पहचान के बताओ कि कौन चीज का अयस्क है। तो ऐसे नाम लिखा रहेगा, फॉर्मूले नहीं लिखे रहेंगे, कहेगा पारा का अयस्क है सिनेबार, ऐसे नाम देगा। तो सिनेबार में एचजीएस थोड़ी ढूंढोगे, तुम्हें सूत्र तो याद रहेगा तब तो जानोगे, ठीक है। तो ऐसे दे देगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे पहले गुरुजी हमने कोई धातु लिया, अब इसका अयस्क ले लिया, अब इसके अयस्क से कैसे धातु निकालेंगे। अब देखो बच्चा, सबसे पहले धातु को, इसको पहले ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करना पड़ेगा। हमने कहा गुरुजी मैंने पारा निकालने के लिए इसके अयस्क को लिया और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करना शुरू कर दिया। जब गर्म करोगे बच्चा, सबसे पहले जो धातु रहेगी उसका ऑक्साइड बनेगा। कहोगे गुरुजी अब धातु के इसके पारा के एचजीएस का ऑक्साइड का क्या होगा, तो इसका एचजीओ होगा, एचजीओ होगा, इसका ऑक्साइड का सूत्र है। मैग्नीशियम का रहता एमजीओ होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्साइड का सूत्र है, ये इसका अयस्क है, इसका ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले कहोगे गुरुजी जब मैंने अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया, ठीक है, मैंने पारा निकालना था, हमें पारा निकालना था, तो पहले पारे का अयस्क लिया, पारे का अयस्क गुरुजी हमने सिनेबार ले लिया और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करना, एक टेम्परेचर देना शुरू कर दिया। जब बच्चा लोग टेम्परेचर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका ऑक्साइड मिलेगा, मैंने बताया था, देखो इसका ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। क्रिया को संतुलित कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 3 है, इस साइड ये उत्पाद साइड है, उत्पाद साइड में 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 और 3 को ऐसे बराबर नहीं कर सकते, इनको क्या करना पड़ेगा, या तो देखो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 कर दो तो 3 दूनी 6 हो गए, इसको 2SO2 कर दोगे तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 HGA कर दिए, 2 HGA कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 सल्फर है, ये सल्फर में सिर्फ सल्फर में नहीं गुणा कर रहा है, जो नीचे वाला है सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। कहोगे गुरुजी अभी तो आपने बताया, अभी मुझे कहाँ पारा मिला, पारा बच्चा अभी नहीं मिला है, अभी पारे को भी प्राप्त करना है। अब हमें अभी सिर्फ पारे का अयस्क मिला है, क्या मिला है, एचजीओ, पारे का अयस्क था, अभी अयस्क से मैंने उसका ऑक्साइड प्राप्त किया, यानी पहला स्टेप कि निष्कर्षण में पहले उसके अयस्क से उसके ऑक्साइड को प्राप्त करेंगे। अब इसका ऑक्साइड मिल गया, देखो अब इसका हमें मिल गया क्या गुरुजी, हमने मिल गया ऑक्साइड, यहाँ पे देखो इसका मिल गया, ये पारे का ऑक्साइड है, ठीक है, Hg है, सिल्वर, ठीक है, पारा ऑक्साइड है, ठीक है। अब इस पारे के ऑक्साइड से गुरुजी हमें क्या निकालना है, Hg निकालना है। जब Hg निकाल दोगे तब गुरुजी ऑक्सीजन बचा, और ऑक्सीजन हमेशा डबल परमाणु के साथ आता है, क्यों होता है मैं बताऊंगा, अभी जब इसके बाद पढ़ाऊंगा, आपका अगला चैप्टर शुरू होगा तो उसमें आप शायद 9th में पढ़े भी होंगे, ये बैलेंसी के कारण होता है, अपने ऑक्टेल अपने बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए होते हैं, तो इसलिए 2-2 परमाणु आते हैं, वो बताऊंगा मैं। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन गुरुजी 2 हाथ, यहाँ पे भी 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे देखो बच्चा लोग अब पारा निकल गया कि नहीं निकल गया, अब पारा अलग निकल गया। तो इसी क्रिया विधि को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। ये था हम किसी के सिनेबार से हमने पारे के, सिर्फ अभी पारा धातु जो थी उसका हमने, मरकरी थी, ऐसे दिख देगा, मरकरी के निष्कर्षण का सूत्र लिखो, तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि पहले तो मरकरी के अयस्क का सूत्र है, इसे पारा और मरकरी दोनों चीजें कहते हैं, जिसे Hg कहते हैं। तो ऐसे लिखोगे कि पहले पारे का जो अयस्क होता है वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे, जब वायु की उपस्थिति में गर्म करोगे तो इसका ऑक्साइड बन जाएगा, जब ऑक्साइड बन जाएगा तब क्या करोगे, ठीक है, अब इसका ऑक्साइड बन गया, अब इसी ऑक्साइड को दोबारा करने पर इसको सिर्फ धातु को प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे लिखोगे, ठीक है, कि कम क्रियाशील धातुओं को उसके ऑक्साइड से गर्म करने पर ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। बाकी कहानी लिखते रहना बढ़ाने के लिए, कम क्रियाशील धातुओं को, कम क्रियाशील धातुओं को, कम क्रियाशील धातुओं को सिर्फ गर्म करके, देखो सिर्फ दोनों जगह मैंने वायु की उपस्थिति में को सिर्फ
वायु की उपस्थिति में गर्म करके, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में गर्म करके, क्या करके, वायु की उपस्थिति में गर्म करके पारा या धातु, पारा धातु प्राप्त किया जा सकता है, या मरकरी जो भी है, पारा धातु प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे लिखना। कहोगे गुरुजी आपने एक एग्जाम्पल लेकर के, मैंने ये एग्जाम्पल ले लिया था कि चलो पारे का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देना पारे का निष्कर्षण, पारे का निष्कर्षण। पारा धातु लिया था मैंने, उसका निष्कर्षण किया। ठीक है, ऐसे हेडिंग डाल के लिखना। तो बच्चा देखो, मैंने बताया था कि निष्कर्षण में 3 तरह की धातुएं होती हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं। तो अभी हम कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं कि यदि कोई कम क्रियाशील धातु है तो सिर्फ गर्म करके ही उसके, तो देखो यहाँ पे भी मैंने वायु की उपस्थिति में सिर्फ गर्म किया, ऑक्सीजन की, वायु का मतलब ही ऑक्सीजन, और यहाँ पे सिर्फ इसको गर्म कर दिया। यहाँ पे ऐसे लिख देना गर्म किया। गर्म करने पे इसके शुद्ध धातु को प्राप्त किया जा सकता है। और भी तरह से देखना, अगर एग्जाम्पल देखना चाहो तो ले लो। ठीक है, अब देखो Cu2S होता है, ये कॉपर का अयस्क है। अगर इसको वायु की उपस्थिति में, सेम रासायनिक अभिक्रिया ऐसे ही है, इसको वायु की उपस्थिति में पूरी पूरी खाली, देखो इसको जब रासायनिक अभिक्रिया गर्म करेंगे तो इसका ऑक्साइड बनेगा, तो यानी Cu2O बनेगा, और प्लस का यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बन जाएगी। अगर सिर्फ हम किसका, कॉपर के अयस्क का निष्कर्षण, कॉपर का निष्कर्षण ऐसे लिख देना, कॉपर का निष्कर्षण यदि करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 दे रहा हूं। वैसे पहले एग्जाम्पल ही बहुत आसान था, समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे रासायनिक अभिक्रिया पूरी पूरी वही ऐसे है, पूरी एकदम सिर्फ 2 कॉपी है, समझ लो। लो बच्चा, पूरी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है, ऐसे ही है। अब इसको देखो क्या है, अब देखो, अब इसका अयस्क मिल गया, Cu2O मिल गया, लेकिन इसको Cus की उपस्थिति में गर्म करना पड़ता है। इसको भी गर्म करना पड़ेगा। सिर्फ गर्म करने पे, मैंने लिखा सिर्फ गर्म करने पे लिखना, वायु की उपस्थिति में मत लिखना, सिर्फ गर्म करने पर, सिर्फ गर्म करके पारा धातु प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गर्म करके हम, अब इसको Cus के साथ जब हम गर्म करेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा और SO2 यहाँ पे भी बाहर आ जाएगी। इसको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर लेना। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें, यानी हमारा मकसद था समझाने का कि सबसे पहले कभी कोई भी कम क्रियाशील धातु होती है, उसके निष्कर्षण से करने के लिए पहले उस अयस्क को हम ऑक्साइड के रूप में बदलते थे। देखो यहाँ पे भी इसका अयस्क था, इसको पहले ऑक्साइड के रूप में बदल दिया, अब फिर उस ऑक्साइड को गर्म कर दिया, हमारी शुद्ध धातु प्राप्त हो। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे किया, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को Cu2 to Cu। ठीक है, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया एक बार संतुलित करके देख लेना, 2 2 4 6 Cu 2 Cu 2 Cu, 2 ऑक्सीजन हो गई, सल्फर 2 हो गई। एक बार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है रासायनिक अभिक्रिया एक बार संतुलित कर लेना। अगर करोगे तो देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 सल्फर कर लेना, यहाँ पे 2 सल्फर कर लेना, 2 सल्फर हो गई। ऑक्सीजन के 4 अणु हो गए, यहाँ पे प्लस हुआ O2 की उपस्थिति में ऑक्सीजन। ठीक है, तो यानी क्या होता है कि हमारा सिर्फ समझाने का एक ही मकसद था कि कोई भी क्रियाशील धातु होती है, यदि कम क्रियाशील धातु है तो सबसे पहले उसके अयस्क से क्या करेंगे, हम उसके ऑक्साइड को प्राप्त करेंगे, और ऑक्साइड में प्राप्त करने की, यानी गुरुजी आपने सिर्फ इतनी बात मोटी मोटी बताई कि सबसे पहले जो हमारा अयस्क होगा, उस अयस्क से हमसे पहले उसके धातु का ऑक्साइड प्राप्त करेंगे, धातु